मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घर्षण से प्राप्त ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी है जल से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी है पवन से प्राप्त ऊर्जा। कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों जैसे घर्षण से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, पवन से प्राप्त ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है जाइरोस्कोप, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी वोल्ट मीटर राइट होगा। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर का उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के अंतर को मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर की खोज कब हुई थी? तो 1819 ईस्वी में। कब? 1819 ईस्वी में हैंस आर्स्टेड ने किया था। किसी भी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मान अनंत माना जाता है, जबकि जाइरोस्कोप का उपयोग वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के लिए जाता है या झुकाव को मापने के लिए किया जाता है। और थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तापमापी यंत्र के रूप में तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और ओम मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ओम मीटर विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। किसका? विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? तुम्हाल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर। कौन से राज्य की? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धुम्हाल जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य सूफी संत बाबा नसीमुद्दीन गाजी का शिष्य शाह शुकर सलोनी द्वारा शुरू किया गया था। इस नृत्य को रऊफ जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो धुम्हाल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू और कश्मीर की है। और यह एक जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य सूफी संत बाबा नसीमुद्दीन गाजी का शिष्य शाह सुनकर सोलोनी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। और ये खासकर पुरुषों, आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का चौथा प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो पहला ऑप्शन है कुलीन नागरिकों पर,
दूसरा ऑप्शन है गैर मुस्लिम नागरिकों पर, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम नागरिकों पर, और चौथा है सभी नागरिकों पर। तो कौन सा राइट होगा, कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था, और यह एक प्रकार का कैसा कर है? धार्मिक कर माना जाता है। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर माना जाता था, जिसे मुगल राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों से वसूला जाता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। भारत में सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलता था। सन 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया, लेकिन 1679 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने लागू किया जजिया कर को। 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया और 1679 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने लागू किया। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर सदा के लिए समाप्त कर दिया। 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जयसिंह के अनुरोध पर जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? हरे शैवालों के हरित होने का कारण क्या है? हेकोबिलिन, दूसरा ऑप्शन है कसनान्थोप्लेलुस, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, चौथा है थ्याकोएरिथ्रीन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हरित शैवाल के हरित होने का कारण है क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल। शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त, संवहन ऊतक रहित तथा स्वपोषी होते हैं। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों तथा तालाबों आदि में पाए जाते हैं। हरे शैवालों के हरित होने का कारण क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है। शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से? हरा वर्णक लवक और लाल एवं भूरा वर्णक लवक पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए। तो ऑप्शन हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो, वाराणसी। कौन सा राइट होगा ऑप्शन? फटाफट बताइए। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन में से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। नंबर 1 हड़प्पा। हड़प्पा नगर, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खोज की। महत्वपूर्ण खोज: मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु घाटी नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण खोज क्या क्या है मोहनजोदड़ो की? विशाल स्नानागार है, अन्नागार है,
कांस की नर्तकी की मूर्ति है, पशुपति महादेव की मुहर है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में पे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां x का परिणाम है लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, लड़का या लड़की हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक्स का परिणाम क्या होता है? तो लड़की होता है। मानव जाति में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ियों के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान अपने अपने जोड़ीदार के समजात होते हैं। इससे ऑटोसोम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ऑटोसोम्स कहते हैं। पुरुषों में 23वीं जोड़ी समजात नहीं होती हैं। पुरुषों में 23वीं जोड़ी जो है समजात नहीं होती है। माता पिता से जिस संतान को XX गुणसूत्र मिलते हैं, माता पिता से जिस संतान को XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री होती है, और जिसे XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र होता है या बनता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो ऑप्शन है कार्बन, क्लोरोफिल, गंधक, सिलिकॉन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्लोरीन। निम्नलिखित क्लोरीन ओजोन को नष्ट करता है। क्लोरीन गैस जो है कार्बन को नष्ट करता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में, जो पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है, प्राकृतिक ओजोन गैस की मेखला है। ठीक है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। मानव जनित प्रक्रिया जिसके कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि परमाणुओं का उत्सर्जन होता है, ओजोन विनाश का कारण बनते हैं। इन परमाणुओं को धारण करने वाले पदार्थ ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः इनमें फ्लोरीन हो गई, कार्बन हो गई और ब्रोमीन हो गई विभिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बन की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? सुगम कर से संबंधित है। सुगम कर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक कर, ऑप्शन है सीमा शुल्क, अगला ऑप्शन है आयकर, अगला ऑप्शन है उत्पाद शुल्क। तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें से कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आयकर, सुगम कर आयकर से संबंधित है। सुगम कर आयकर से संबंधित है। सुगम कर किससे संबंधित है? आयकर से संबंधित है। सुगम ITR4 एक फॉर्म है जिसका उपयोग भारत में आयकर रिटर्न भरते समय कर निर्धारणकर्ताओं के एक निश्चित अनुभाग द्वारा किया गया है। इसके एक निश्चित अनुभाग द्वारा किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 सरकार की प्रणाली विधायिका को दो अलग अलग विधान सभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन है 4 सदनीय, 2 सदनीय,
एक सदनीय, त्रिसदनीय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दो सदनीय सरकार की प्रणाली विधायिका को दो अलग अलग विधान सभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन को और क्या बोलते हैं? राज्यसभा। और निम्न सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान में इससे संबंधित प्रावधान भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक में है। 122 तक में है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।